Good morning students. So class 12th chapter surface chemistry. In the last lecture we have discussed about physiojorptions and chemiojorptions. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फिजियोजॉर्प्शंस और केमियोजॉर्प्शंस के जो डिफरेंस के कुछ पॉइंट्स थे उनके ऊपर डिस्कशन किया था। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग प्रोसीड करते हैं जिसका नाम है एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स। एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स से क्या मतलब होता है बच्चे? आप लोगों ने एडजॉर्प्शन की प्रोसेस के बारे में पढ़ा है कि जब हमारे पास एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल आके एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब उसके अंदर जो नया वर्ड लगा है वो क्या है आपके पास? आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स से यहाँ पे क्या मतलब है? आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म से मतलब है थर्मल एनर्जी यानी कि हीट यानी कि टेम्परेचर। सो यानी कि जो प्रोसेस एडजॉर्प्शन की कब होगी? जब हम लोग टेम्परेचर को सेम रखेंगे या आप कह सकते हो कि हम उसे कांस्टेंट रखेंगे। सो देखिए हम लोग टॉपिक प्रोसीड करते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के अंदर क्या बताता है देखिए, कहता द वेरिएशंस इन द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय द एडजॉर्बेंट विद द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि क्या कहा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि गैस की जो अमाउंट है उसके अंदर जब वेरिएशन होगी, कब? जब वो गैस किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगी? एडजॉर्ब होगी। और उस दौरान कहता कुछ ना कुछ क्या होगा? प्रेशर होगा, विद प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और टेम्परेचर उस दौरान कैसा रखा जाएगा? कांस्टेंट रखा जाएगा। सो कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द मीन्स ऑफ अ कर्व टर्म्ड एज एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स। क्या कहा इसने कि जब हम लोग वेरिएशन ऑफ गैस जो कि एडजॉर्ब होगी एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर के साथ और कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ, तो उस दौरान कहता इस प्रोसेस को हम लोग कर्व की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और कर्व की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के साथ इसका क्या नाम बन जाता है? कहते एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ठीक है, क्या पढ़ा हमने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में कि हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ गैस यहाँ पे जो एडजॉर्ब होगी एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर और वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका प्रेशर होगा और टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सो उस दौरान इस प्रोसेस को हम कर्व की फॉर्म में पढ़ेंगे और कर्व की फॉर्म में पढ़ने के साथ इस प्रोसेस का नाम क्या बन जाता है? एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स। ठीक है, अब हमने कहा एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म। सो जो हमारे पास फर्स्ट एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म है वो है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स। ये जो फ्रेंडलिक है ये एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ही एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म बना है, जिसे हम कहते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स। ठीक है, अब इसने क्या कहा साइंटिस्ट ने? देखिए कि इन 1990 यानी कि 1990 के अंदर हमारे पास ये फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स आया था। हमारे पास है कि द फ्रेंडलिक गिव्स इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय द यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट प्रेशर एंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि कहता 1990 के अंदर फ्रेंडलिक ने एक इंपिरिकल रिलेशनशिप दिया, एक इंपिरिकल फॉर्मूला दिया जो हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा था कि बिटवीन द गैस एडजॉर्ब, जो किस किस का रिलेशनशिप बता रहा था कि जो गैस हमारे पास क्या हुई है? एडजॉर्ब हुई है। इसे हम गैस मान लेते हैं जो कहाँ से आई है? बाहर से, यानी कि ये हमारा क्या है? एडजॉर्बेट। तो ये एडजॉर्बेट आया है यानी कि अमाउंट ऑफ गैस, क्वांटिटी ऑफ गैस बाहर से क्या हुई है? आई है। और ये गैस कहता एडजॉर्ब हुई है कहाँ पे? एडजॉर्बेंट के सरफेस पे बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। उसने जो एडजॉर्बेंट का एरिया है यानी कि जो मास है वो भी बता दिया कितना, कि बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। यानी कि सॉलिड एक यूनिट मास के ऊपर जितनी गैस आपकी एडजॉर्ब होगी और उस दौरान जितना प्रेशर होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, ये एक रिलेशनशिप दिया था फ्रेंडलिक ने, जिसे हम जानते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स के नाम से।
क्या कहा था फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ने कि 1990 के अंदर इन्होंने एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया जो हमें बताता था कि अमाउंट ऑफ गैस जो बाहर से आई है, जो क्वांटिटी अमाउंट ऑफ गैस है, कहता वो यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट सॉलिड सरफेस जो था उसके ऊपर एडजॉर्ब हो रही है। उस दौरान कहता कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, प्रेशर है, और हमने पहले ही कहा था कि उस दौरान टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, या आप लोग कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। सो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स नाम दिया। ठीक है, अब हमने कहा था कि इसके अंदर क्या आया है, एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप और फॉर्मूला। सो वो फॉर्मूला फ्रेंडलिक ने क्या दिया था कि x/m इज इक्वल टू k.p⁴ और यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू है किससे ग्रेटर देन है, वो 1 से ग्रेटर देन है n की वैल्यू। क्या दिया था रिलेशनशिप कि x/m इज इक्वल टू k/p⁴ और n की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी 1 से। अब यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ये जो चीज़ें आई है, जो भी यहाँ पे नई टर्म है वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहले है हमारे पास x और उसके अपॉन में है m। सो x/m हमारे पास क्या है कि x इज द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड ऑन मास m ऑफ एडजॉर्बेंट एट प्रेशर P, यानी कि जो x है वो हमारी अमाउंट ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस है जो एडजॉर्ब हो रही है कहाँ पे, एडजॉर्बेंट मास के ऊपर, जिसका क्या दिया है, एडजॉर्बेंट का जो मास है वो दिया है m। और उस दौरान कहता है जो प्रेशर है वो कितना है, एट प्रेशर P, यानी कि यहाँ पे ये जो P है ये इंडिकेट कर रहा है प्रेशर को, x आपका इंडिकेट कर रहा है मास ऑफ गैस को, और m आपका इंडिकेट कर रहा है ऑफ एडजॉर्बेंट यानी कि मास ऑफ एडजॉर्बेंट को। ठीक है, देन हमने कहा था कि इज इक्वल टू k.p⁴ क्या है अब इनका मतलब, यहाँ पे हमारे पास k, p और n तीन क्वांटिटी है। सो k और जो n है, k और जो n है ये हमारे पास है कांस्टेंट, k और n हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास बच गया p, p का हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रेशर है, p को हमने प्रेशर से डिनोट किया है। अब हमने कहा था फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के अंदर कि इसके अंदर हम एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप देखते हैं किस किस के बीच में, जो अमाउंट ऑफ गैस बाहर से आके एक यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब हुई है। और कहता इससे पहले जो पढ़ा था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, उसमें हमने कहा था कि इन सारी चीज़ों को हम कर्व की फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम आया था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। सो अब हम लोग ये जो हमने डेफिनेशन बोली है, इस डेफिनेशन को कर्व की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो देखिए आप लोग इस डायग्राम को ध्यान से, इस साइड में हमने लिखा है x/m। x/m से क्या मतलब था अभी बताया, x हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस यानी कि मास ऑफ गैस, और m क्या था, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। सो x/m हमारे पास इस साइड में है जो कि एरो आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या है, प्रेशर, यानी कि जैसे जैसे इधर आएंगे जो प्रेशर की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। और इधर हमारे पास क्या है, x/m, यानी कि इधर हमारे पास जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हुई है एडजॉर्बेंट के सरफेस पे वो इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद देखिए हमारे पास तीन कर्व है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जीरो से। यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं कि हमारे पास क्या है, जीरो है। ये तीनों कर्व हमारे पास जीरो से स्टार्ट हो रही है। हमने डेफिनेशन में क्या बोला था एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स की कि हमारे पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो उन्हीं लाइनों को अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं कर्व की फॉर्म में। सो लाइक हम फर्स्ट कर्व को देखते हैं यहाँ से, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुई है, जीरो से स्टार्ट हुई है। तो कहता है जीरो से ये कर्व स्टार्ट हो गई, ये कैसे चली जाती है, पहले सीधी जा रही थी, देन ये कन्वर्ट हो गई, मुड़ गई किसकी तरफ, यहाँ। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरफ प्रेशर बढ़ रहा है, और ये हमारा क्या है, x/m, यानी कि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू किस चीज़ की आ जाती है, अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू। और उस दौरान मेरे पास टेम्परेचर कितना होगा, 195 केल्विन होगा।
अब एक बार दूसरी कर्व को देखिए। दूसरी कर्व हमारे पास स्टार्ट होती है जिसके अंदर जो प्रेशर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन जो कि 195 केल्विन पे हुई है, लेकिन इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि x/m वो क्या है, कम रह जाता है। ठीक है, क्या कहा हमने कि फर्स्ट कर्व के अंदर तो हमारे पास जो x/m की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हुई थी विद इंक्रीज इन प्रेशर, और एक हाईएस्ट प्रेशर पे आके 195 केल्विन टेम्परेचर पे आके ये जो कर्व थी हमारी रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। दूसरी कर्व के अंदर हमने क्या कहा कि इसमें हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू है वो ज़्यादा इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू x/n, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस जो एब्जॉर्ब हुई थी बाय द यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। ठीक है, इसकी कर्व है जो वो नीचे ही रह जाएगी और उस दौरान हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 244 केल्विन। ठीक है, यानी कि 244 केल्विन के ऊपर प्रेशर भी यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन अमाउंट ऑफ गैस जो एब्जॉर्ब होनी चाहिए वो क्या है, कम है। देन हमारे पास आती है थर्ड कर्व। थर्ड कर्व में हम देखते हैं कि ये हमारी सेकंड वन से भी क्या रह जाती है, नीचे रह जाती है। और नीचे रहने का मतलब क्या है, कम रह जाएगी। इससे कम रहेगी तो यानी कि प्रेशर की तो वैल्यू ये उससे भी जल्दी क्या करेगी, अटेन करेगी उसी वैल्यू को, लेकिन जो अमाउंट ऑफ गैस है यहाँ पे हमारा उसको क्या करेगी, कम एब्जॉर्ब करेगी। और इस दौरान लास्ट कर्व में जो टेम्परेचर है वो कितना है, 273 केल्विन। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों कर्व आ जाती है। अब हम तीनों कर्व्स का क्या करेंगे, इनका कंक्लूजन निकालेंगे। सो कंक्लूजन में आप लोग देखिए, फर्स्ट कर्व हमारी 0 से स्टार्ट हुई और यहाँ एक मैक्सिमम प्रेशर के ऊपर ख़त्म हुई और टेम्परेचर हुआ 195 केल्विन। सेकंड कर्व हमारी फर्स्ट कर्व से नीचे रह गई और टेम्परेचर हुआ 244 केल्विन। थर्ड कर्व के अंदर जो कि 0 से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आ गई एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर के ऊपर, और उस दौरान हमारे पास जो टेम्परेचर था वो कितना हुआ, 273 केल्विन। अब एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर 195, फिर 244, फिर 273 केल्विन, तीनों की यूनिट सेम है। सो जैसे जैसे मेरे पास टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है 195 से 244 की तरफ, 244 से 270 की तरफ, 273 की तरफ, तो कहता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू देख रहे हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे ही जो हमारा एड्जॉर्प्शन था यानी कि x/m था, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस जो एब्जॉर्ब हुई थी ऑन द यूनिट मास ऑफ एब्जॉर्बेंट के ऊपर, उसकी वैल्यू के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, ये जो थी पोर्शन ये हमें ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो अमाउंट ऑफ गैस हमारी इंक्रीज होगी, लेकिन ये पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और अगर हम इसको देखें तो ये हमारी एक मैक्सिमम वैल्यू आई, फिर सेकंड कर्व में ये वैल्यू आई और थर्ड के अंदर उससे भी कम वैल्यू आई। तो ये हमारा क्या है, अमाउंट ऑफ गैस है जो क्या हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है। सो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि तीनों कर्व के अंदर जो हमारा कंक्लूजन है वो हमें ये बताता है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर और एट ए पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर जो अमाउंट ऑफ गैस है आपकी वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर तो उसकी एक, तीनों के अंदर प्रेशर की तो मैक्सिमम वैल्यू यही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो एड्जॉर्प्शन था वो उसकी वैल्यू के अंदर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब ये तो हो गया हमारा ग्राफ। अब इन कर्व्स को हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहता है। कहता दीज कर्व इंडिकेट दैट फिक्स्ड प्रेशर की, एक फिक्स्ड प्रेशर मान लो हम यहाँ पे कर देते हैं, ये हमारा जो हाईएस्ट प्रेशर था, देयर इज डिक्रीज इन द फिजिकल एड्जॉर्प्शंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहता वही लाइन रिपीट हो रही है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो फिजिकल एड्जॉर्प्शंस हमने पढ़ा था, वीक वंडर वाल फोर्स जिसके अंदर थी, उसके अंदर डिक्रीज हो रहा था। क्लियर। कर्व सीम्स टू अप्रोच सैचुरेशन एट द हाई प्रेशर। एक हाई प्रेशर के ऊपर
जो हमारी ये प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है, इस हाई प्रेशर के ऊपर कहता जो अमाउंट ऑफ गैस आपकी एडजॉर्ब होगी, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, वो क्या अटेन कर लेगा, आपका सैचुरेशन अटेन कर लेगा। सैचुरेशन से क्या समझते हो, यानी कि वो वैल्यू जिसके बाद अब उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो। ठीक है, सो ये था हमारा फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स की एक कारण। एक ग्राफ इसके अंदर और आएगा नेक्स्ट जब हम अभी प्रोसीड करेंगे। सो एक बार तब तक आप लोग इसको एक बार क्या करें, फटाफट हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स। एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स से पहले अगर आपको थोड़ा सा पिछला रिवाइज करवाएं तो उसके अंदर हमारे पास था फिजिकल एडजॉर्प्शंस और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शंस में वीक वंडर वाल फोर्स थी और इसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट केमिकल बॉन्ड बन रहा था जो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा था किसी कंपाउंड के अंदर। दोनों में सरफेस एरिया के जो पॉइंट थे वो सेम थे। फिजिकल एडजॉर्प्शंस के अंदर एंथैल्पी कम थी और केमिकल एडजॉर्प्शंस में उसकी वैल्यू हाई थी। देन हमारे पास आता था एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म, जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि जब हम लोग वेरिएशन देखेंगे अमाउंट ऑफ गैस के अंदर, जब वो एडजॉर्ब होगी किसी एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर, तो कहता उन चीज़ों को कर्व की फॉर्म में जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम दे देंगे, एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म। वहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर की वैल्यू होगी और जो टेम्परेचर होगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा या किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप लोग ये रिएक्शन को देख सकते हो। देन आया हमारे पास फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म, जो 1990 के अंदर फ्रेंडलिक ने दिया था। उन्होंने एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप दिया अमाउंट ऑफ गैस यानी कि मास ऑफ गैस जो बाहर से आया बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट एट ए प्रेशर, कुछ ना कुछ प्रेशर, और जो हमारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था या आप कह सकते हो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। ये जो वेरिएशन हमने देखनी है कि किस टेम्परेचर पे किस प्रेशर पे कितनी गैस एडजॉर्ब हुई है, कितना मास ऑफ गैस एडजॉर्ब हुआ ऑन द सरफेस ऑफ मास एडजॉर्बेंट m, सो वो हमें देखना है। इसको हम देखते हैं फॉर्मूले से, क्या है, x बाई m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1 बाई m एंड हेयर n वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। x और m क्या है, x है हमारे पास मास ऑफ गैस, m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, k हमारा कांस्टेंट है, p प्रेशर है और n हमारा कांस्टेंट है। फिर हमने ग्राफ देखा, ग्राफ के अंदर उस साइड पे हमने लिया x बाई m, नीचे की तरफ हमने लिया प्रेशर। जैसे जैसे इधर आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब होती रहेगी ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर। फिर हम लोगों ने 3 कर्व देखी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कर्व के अंदर सबसे कम टेम्परेचर था 195, देन हमारे पास 244 और इसके बाद 273। सो जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू के अंदर इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे फिजिकल एडजॉर्प्शंस की वैल्यू के अंदर डिक्रीज हो रहा था एट ए फिक्स वैल्यू और एट ए हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रेशर के ऊपर। यहाँ पे भी यही लिखा है, ये जो कर्व है ये हमें इंडिकेट करती है कि एक फिक्स्ड प्रेशर के ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे फिजिकल एडजॉर्प्शंस की वैल्यू के अंदर डिक्रीज होता जाएगा। और कहता एक हाई प्रेशर के ऊपर ये ऑब्जर्व होता है कि ये जो कर्व्स है ये एक सैचुरेशन पॉइंट को अटेन कर लेती है, जिसके बाद इनके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को, तो आप लोग इसको एक बार नोट कीजिए। सो अभी हमने देखा था कि हमारे पास
क्या है जो एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स ने दिया था वो आया था x/m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1/n, जहाँ पे जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, हम लोग दोनों साइड इसके क्या लेंगे, लॉग लेंगे, यानी कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन। सो यहाँ का जब लॉग लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास कि log x/m, यहाँ पे x/m था तो क्या हो जाएगा log x/m। अब इधर हमारे पास है k इंटू पी की पावर 1/n, तो इधर क्या होगा, k का अलग से log लेंगे तो यानी कि log k प्लस, अब जो इस चीज़ की जो पावर होती है वो जब log लेते हैं तो पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ पे पावर थी 1/n, तो इस पावर को हम आगे लिखेंगे 1/n, देन हम क्या लिखेंगे log p, तो ये हमारी क्या बन गई log की इक्वेशन। फिर कहते हैं जो एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप फ्रेंडलिक ने दिया था, अब हमें उसकी क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, द वैलिडिटी ऑफ द फ्रेंडलिक आइसोथर्म्स कैन बी वेरीफाइड, यानी कि इसकी वैलिडिटी को हम चेक करेंगे कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स जो है वो कहाँ कहाँ वैलिड है, किन किन कंडीशंस के ऊपर वो काम करता है। सो प्लॉटिंग log x/m वर्सेस log p, यानी कि जो log x/m है, जो अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रही थी सॉलिड सरफेस यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर, और साथ में कौन है हमारे पास log p, यानी कि जो प्रेशर था। तो इन दोनों के बीच में कहता आप लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना है। उस ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनके बेस पे के ऊपर हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमने फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स की वैलिडिटी को चेक किया है। सो देखिए, सबसे पहले हम इसका ग्राफ ही देख लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई y एक्सिस, ये हमारी क्या हो गई x एक्सिस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर हमने लिया है log p और y एक्सिस के ऊपर हमने लिया है log x/m। सो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ के अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि जो ये ग्राफ है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, अगर हमारे पास ये वैल्यू कितनी है 0, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ग्राफ की जो वैल्यू है स्टार्टिंग में 0 पे ही हमारी log x/m हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जर्व हो गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रेशर के ऊपर। इसके बाद जो है ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास आया है, ये हम क्या कहेंगे इसे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो इसके नीचे जो जगह बच गई जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ पे जो आपका इंटरसेप्ट होगा उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास, log k। हमने ग्राफ किस किस में प्लॉट किया, log x/m और log p, क्या बच गया हमारे पास, log k बच गया। तो ये log k हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है, 0 से इस जगह के बीच में, जिसे हमने कहा है इंटरसेप्ट। ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया, इधर आपका log x/m है, इधर आपका log p है। तो अब हमने क्या किया, ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था इसके ऊपर अब हम लोग एक क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये जो आपका है, ये हमने एक नीचे परपेंडिकुलर लिया, एक लाइन हमने इधर लगा, इस लाइन को हमने b नाम दिया, इसको हमने a नाम दिया। अब जो ये हमारे स्ट्रेट लाइन की लाइन थी और जो ये हमने ड्रॉ की थी, तो इन दोनों के बीच में कहता क्या है हमारे पास, कुछ ना कुछ एंगल है, उस एंगल को हमने डिनोट कर दिया Q से, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है, ये जो आपका ग्राफ आ जाता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ वैलिडिटी चेक करने के लिए, तो इसके ग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स है वो क्या बोलते हैं। कहता यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या क्या बताया कि उधर log x/m है, इधर हमारे पास log p है, इन दोनों के बीच में जो जगह है जिसे हमने क्या नाम दिया, इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू है log k। देन हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमने एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें हमने a और b पॉइंट अपने हिसाब से रखे, और लाइन A और जो स्ट्रेट लाइन एडजॉर्प्शंस की थी उनके बीच में जितना एंगल है उसे हमने Q से डिनोट किया। अब हमारे पास यहाँ पे स्लोप आती है, स्लोप की वैल्यू जो होगी यहाँ पे होगी 1/n, और 1/n कहाँ से आया था, 1/n हमारे पास आया था जब हमने स्टार्टिंग में जो P की वैल्यू रखी थी, कितनी थी, वो 1/n थी, जो कि एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप फ्रेंडलिक ने हमें दिया था। अब यहाँ पे ये जो स्लोप है जो आपकी 1/n है, क्या कहता है
कि द फैक्टर 1/n कैन हैव वैल्यू। ये जो 1/n है इसकी फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वो वैल्यू क्या होती है? एक वैल्यू तो होती है 0 और दूसरी वैल्यू होती है 1। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 1/n जो आपकी स्लोप है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है, एक वैल्यू है उसकी 0 और दूसरी वैल्यू है उसकी 1। फिर कहता है हमारे पास फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स की जो पावर थी 1/n, कहता इसकी कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक रेंज होती है। वो स्पेसिफिक रेंज है हमारे पास द बिटवीन रेंज इज 0.1 to 0.5। यानी कि हमने पहले उसकी वैल्यू बताई कि वैल्यू उसकी 0 से लेके 1 तक वैल्यू रहती है। फिर हमने उसकी रेंज बताई, रेंज कितनी रहेगी 0.1 से लेके 0.5 तक। ये हमें वैल्यू पता चल गई किसकी? 1/n की। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स में बोलता है सबसे फर्स्ट कि when 1/n इज इक्वल टू 0। हमने क्या कहा था कि इसकी दो वैल्यू है। एक बार हम वैल्यू लेके चलेंगे 0 और दूसरे केस में हम लोग वैल्यू लेके चलेंगे 1। सो क्या कहा कि when 1/n इज इक्वल टू 0, जब आपकी 1/n की वैल्यू 0 है तो उस 0 का क्या मतलब हुआ? अब एक बार आप यहाँ पे पुट करके देखिए। यहाँ पे जब हम पुट करेंगे या फिर आप log वाली वैल्यू में पुट कर सकते हो, log में ही पुट कर लेते हैं। चलो 1/n की वैल्यू कितनी है 0, तो 1/n की वैल्यू कितनी हो गई? यानी कि यहाँ पे अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि log x/m इज इक्वल टू log k प्लस log 1/n कितना है 0 इंटू log p। अब 0 की जब log p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो गया समझो 0। तो यानी कि log x/m किसके इक्वल आ गया? log k के। log x/m किसके इक्वल आ गया? log k के। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका जो x/m है वो क्या हो गया? कहता कांस्टेंट हो गया, क्योंकि x/m का क्या मतलब था? x थी हमारी मास ऑफ गैस और m हमारा क्या था? एडजॉर्बेंट का मास, और k हमारा क्या था? कांस्टेंट था। अगर हम इस सिंपल वैल्यू को देखें तो x/m कहता आपका किसके इक्वल आ जाता है? कांस्टेंट के इक्वल, क्योंकि k हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ये केस हुआ जब हमने वैल्यू ली 0। अब हम केस लेते हैं जब हम वैल्यू लेके चलते हैं 1। किसकी वैल्यू? 1/n की। 1/n कहाँ से आया था? जो आपकी p की पावर थी। तो यानी कि कहता व्हेन 1/n इज इक्वल टू 1, यानी कि अब वैल्यू कितनी ले ली हमने? एक वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा? चलिए एक बार पुट करके देखिए इसको। तो यानी कि log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n आएगा तो उसकी जगह पे हमने क्या रख दिया? 1 इंटू log p। 1 की जब log p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये log p प्लस log k इज इक्वल टू log x/m। ठीक है, यानी कि वही इक्वेशन है। तो इसका मतलब कहता हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो x/m है, x/m कहता किसके इक्वल आ गया? सिंपल अगर देखें तो k इंटू पी के, क्योंकि अगर हम इन तीनों के log को हटा के देखें तो हमारे पास क्या बचेगा कि x/m इज इक्वल टू k और p, k इंटू पी, इंटू में आएगा k इंटू पी। ये तो हमने log की वैल्यू ले रखी थी, log डाल के ले रखा था, इस वजह से यहाँ पे प्लस बना था। लेकिन अगर हम इस वैल्यू में देखते हैं तो वो क्या आएगा? x/m इज इक्वल टू k इंटू पी आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है? कहता इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कहता आपका जो x/m है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ गैस, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब हुआ है यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर, कहता वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? P के। और P आपका क्या था? स्टार्टिंग में बताया प्रेशर था। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम 1/n की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आपका अमाउंट ऑफ गैस जो होगा एडजॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस वो आपका कांस्टेंट रहेगा, और जब हम वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 तो हम कह सकते हैं कि जो x/m है वो आपका इक्वल आएगा किसके? k इंटू पी के। k आपका कांस्टेंट और p आपका उस दौरान रिएक्शन का क्या है? प्रेशर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं अगर k कांस्टेंट है तो x/m हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर के। देन कहता बोथ कंडीशन सपोर्टेड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स।
जो दोनों हमारे पास जो कंडीशंस है, ये दोनों कंडीशन जो एक्सपेरिमेंटल के रिजल्ट थे, यहाँ से जो हमने डाटा कलेक्ट किया था, इस डाटा की जो वैल्यू थी, ये वैल्यू जब हमने पुट करके देखी तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। देन एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म्स ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। कहता हम लोगों ने देखा है जब भी रिएक्शन करी है, जब भी फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स किया है एक्सपेरिमेंटली लैब्स के अंदर, तो कहता हमेशा वहाँ पे ये देखा जाता है कि सैचुरेशन आएगी कब, एट हाई प्रेशर के ऊपर। सैचुरेशन से हमने क्या पहले ही भी बताया था, सैचुरेशन का मतलब होता है एक वो पॉइंट जिसके बाद हम उस चीज़ के अंदर कोई चेंजेस ना कर सकें। ठीक है, आप लोगों को मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आप ऐसा कीजिए, 1 लीटर पानी ले लीजिए। 1 लीटर पानी के अंदर अगर हम लोग 5 किलोग्राम शुगर डाल देते हैं तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जो अमाउंट है शुगर की उसके अंदर हम डालते रहेंगे, उसको डिजोल्व करते रहेंगे, स्टिर करते रहेंगे, फिर डालेंगे, फिर स्टिर करेंगे। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब उस पानी के अंदर जो शुगर है वो घुलना बंद कर देगी। और वो घुलना कब बंद करेगी, जब उस पॉइंट का जो उस वाटर का क्या हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि इसके बाद वो अपने अंदर और शुगर को डिजोल्व नहीं कर सकता। उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो यहाँ पे भी हमने वही बात बताई है कि जो एक्सपेरिमेंटल कहता आपके रिजल्ट थे, उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में हमेशा ये देखा जाएगा कि एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और वो सैचुरेशन पॉइंट कहता आपका हाई प्रेशर के ऊपर आएगा। दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द फ्रेंडलिक सो इट फेल एट हाई प्रेशर। फ्रेंडलिक ने कभी भी ये लाइन नहीं बताई थी कि हाई प्रेशर के ऊपर आपका सैचुरेशन पॉइंट आएगा, हाई प्रेशर के ऊपर की हाईएस्ट वैल्यू आएगी। उन्होंने ऐसा नहीं बताया था। उन्होंने तो ये बोल दिया था अपनी डेफिनेशन में, जब हम लोगों ने इससे पीछे देखा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कुछ पर्टिकुलर वैल्यू प्रेशर के ऊपर x/m जो है वो एडजॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द यूनिट मास ऑफ सॉलिड एडजॉर्बेंट। क्लियर। सो कहता ये जो कंडीशंस थी ये उन्होंने नहीं बताई थी कि हाई प्रेशर के ऊपर सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तो ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अगर उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया तो कहता जो फ्रेंडलिक था वो फेल हो जाता है। फ्रेंडलिक का जितना भी डाटा है वो फेल हो गया, कहाँ पे, एट हाई प्रेशर के ऊपर। तो हाई प्रेशर के ऊपर इसने जो डाटा दिया था वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन ही नहीं किया कि हाई प्रेशर पे सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के अंदर। क्लियर। एक बार आप लोग इसको फटाफट रिवाइज करते हैं फिर देखेंगे आगे। सो हमने क्या देखा था कि हमने x/m जो फ्रेंडली का एम्पिरिकल रिलेशनशिप था वो आ गया था। x/m किसके इक्वल था, k इंटू पी की पावर 1/n के। फिर हमने क्या कहा, हमने दोनों साइड log ले लिया, तो इधर हमारे पास वैल्यू बनेगी log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n, जो कि पावर है। पावर हमेशा log के अंदर आगे आ जाती है और फिर हम log आएगा और फिर क्या आएगा आपका क्वांटिटी यानी कि p, तो 1/n log p बन जाए। उसके बाद क्या था, अब हमें वैलिडिटी चेक करनी है फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स की। उसके लिए आपको प्लॉट करना होगा log x/m और log p, क्योंकि log k तो आपका कांस्टेंट है। जब हमने प्लॉट किया तो हमारे पास जो ग्राफ आया वो ये आया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे log p है, y एक्सिस के अंदर log x/m है, x एक्सिस पे log p है। यहाँ से यहाँ हमारा क्या आता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट को हमने नाम दिया था log k, यानी कि उसकी वैल्यू क्या आई, log k। उसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल है ये A लाइन है, जो वर्टिकल है ये B पॉइंट है। A लाइन के अंदर जो और आपकी स्ट्रेट लाइन थी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। इस एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे, Q से डिनोट करेंगे। फिर कहता आपका यहाँ पे जो फैक्टर है 1/n, इसको हम क्या नाम देंगे, स्लोप नाम देंगे। क्या नाम देंगे, 1/n को स्लोप। और इस स्लोप की जो वैल्यू होगी 1/n की, आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0 से लेके 1 के बीच में। और जो इसकी रेंज इन्होंने दी थी वो दी थी 0.1 to 0.5। देन हमारे पास आता है इसकी जो हमने जो दो वैल्यू ली, उन वैल्यूज को अब हम पुट करेंगे। पहले केस में हम वैल्यू लेके चलेंगे 0, इसकी वैल्यू 1/n की। 1/n कहाँ से आया, जो कि p की पावर थी।
सो 1/n को हम 0 पुट करेंगे तो कहता क्या हो जाएगा, जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी log p से, और ये भी क्या बन जाएगा 0। तो यानी कि log x/m किसके इक्वल आ जाएगा, अकेले log k के, और log k क्या है आपका कांस्टेंट है। तो इट मीन्स फर्स्ट केस के अंदर हम लोग बोल सकते हैं कि जब वैल्यू 1/n है उस दौरान एडजॉर्प्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से, क्योंकि प्रेशर्स वहां पे कितना बन जाता है 0। सो इंडिपेंडेंट हो गया, कहता है एडजॉर्प्शंस आइसोथर्म्स टू प्रेशर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट रह गया है कब, जब कहता है x/m किसके इक्वल आ गया कांस्टेंट के। तो इट मींस इंडिपेंडेंट हो गया आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किससे, टू प्रेशर से। दूसरे केस के अंदर हम लोग कहते हैं कि जब वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे तो इट मींस log k की जगह 1/n की जगह पे 1 पुट किया इंटू log p, तो log p इंटू 1 क्या बन गया log p। इसके साथ हमारे पास क्या है प्लस में log k, और इधर क्या है log x/m। फिर कहता अगर हम सिंपल वैल्यू के अंदर पुट करते हैं इट मीन्स यहाँ पे, तो सेम यहाँ पे रहेगा। तो इट मीन्स क्या कहेंगे कि x/m आपका क्या हो गया, किसके इक्वल आ गया k इंटू पी के, क्योंकि 1/n की पावर हमने 1 रख दी है, वैल्यू 1 रख दी है। सो k इंटू पी के इक्वल आ गया, k आपको पता है कांस्टेंट है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि log x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके, p के, यानी कि ये अमाउंट डिपेंड करेगी प्रेशर के ऊपर। जितना हाई प्रेशर होगा उतना ही गैस का जो मास है वो ज़्यादा एडजॉर्ब होगा पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट सॉलिड सरफेस। सो इसी डाटे को उन्होंने नहीं बताया था, जिसकी वजह से जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स था वो फेल हो गया था। इनके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया था, बट हाई प्रेशर के ऊपर उन्होंने इस कंडीशंस को नहीं बताया था। सो ये था हमारा टॉपिक फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ठीक है, अब आप लोग इसको एक बार देख लीजिए।